Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the lipids. Let's start. लिपिड्स का नाम तो सुना ही होगा आपने और आप यूजुअली जानते होंगे कभी ना कभी तो आपने लिपिड प्रोफाइल करवाई होगी। तो लिपिड प्रोफाइल उस वक्त डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं जब उनको शक हो कि आप मोटे हो रहे हैं या फिर उनको शक हो कि आपके ब्लड के अंदर मौजूद हैं हाई अमाउंट ऑफ फैट्स या लिपिड्स। ठीक है, तो इसलिए फिर वो आपको एक टेस्ट जो है वो डिवाइस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिपिड प्रोफाइल। और लिपिड प्रोफाइल में अगर आपने करवाई है तो आपने देखा होगा कि उसमें 4 चीजें देखी जाती हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल। नंबर 3, अब कोलेस्ट्रॉल 2 तरह की होती है। एक होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल जिसको कहते हैं, दैट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। और एक होती है एलडीएल, दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इज द बैड कोलेस्ट्रॉल। और फिर ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स। ठीक है, ये 4 मेजर चीजें हैं जिनको लिपिड प्रोफाइल में असेस किया जाता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इनकी जो टोटल एक रेशियो होती है उसको कैलकुलेट करके फिर डायग्नोज किया जाता है कि आपके ब्लड के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर जो लिपिड्स हैं उनका लेवल ज्यादा है या कम है या फिर नॉर्मल पे है। तो ज्यादा होने से फिर आपको पता है कि ओबेसिटी होने का खतरा, शुगर होने का खतरा, इसी तरह से हार्ट डिसऑर्डर्स, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स उनके होने का खतरा भी होता है। तो ये कुछ एक जनरल इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। तो चलते हैं लिपिड्स की तरफ। तो लिपिड्स को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, इट इज अ हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेटेरोजेनस, हेटेरो का मतलब डिफरेंट। डियर स्टूडेंट्स, लिपिड को अगर हम देखें, अगर हम इसको लिटरली देखें, इट इज अ कलेक्टिव नेम। ये एक कलेक्टिव नेम है, एक मजमुआ है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कि मुख्तलिफ है, एक ही कैटेगरी के नहीं है। So lipid is a collective name for variety of organic compounds. A variety of organic compounds मौजूद है, like fats, oils, waxes, phospholipids, fat-like bodies जिनको हम कहते हैं steroids. इसको जरा MCQ के लिए नोट कर लें जरा। Fat-like bodies का दूसरा नाम steroids that are found in the body. तो ये देखिए मुख्तलिफ चीजें हैं, fats, oils, waxes, phospholipids and sphingolipids and glycolipids। आगे चलकर हम इसके डिटेल में जाते हैं। तो ये एक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको हमने कैटेगराइज किया है एक ही ग्रुप के अंदर कलेक्टिवली, और उस कलेक्टिव ग्रुप को कहते हैं लिपिड। लिपिड एक ग्रीक वर्ड है, ये लाइपोज से है जिसका मतलब होता है फैट्स। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। देयरफॉर डिफाइंड एज हेटेरोजेनस, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ठीक है, ये फैटी एसिड्स याद रखना है, रिलेटेड टू फैटी एसिड्स मतलब के इनके अंदर आमतौर पर फैटी एसिड्स पाए जाएंगे। क्लियर? अब इनके अंदर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स 3 एटम्स कॉमन है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से कॉमन एटम्स थे डियर स्टूडेंट्स? दैट वर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरह से यहां पर भी दे आल्सो कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजुअली। ठीक है, लाइक द कार्बोहाइड्रेट। तो ये चीज इनके अंदर सिमिलर है। इसीलिए तो आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में कि जब भी कार्बोहाइड्रेट्स या फिर लिपिड्स इनका मेटाबॉलिज्म होता है, सो दे बोथ ऑफ देम दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? तो ये भी चीज आपने याद रखनी है कि इन दोनों का जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। आगे चलते हैं कुछ इनकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज की तरफ। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर हल नहीं, ये पानी के साथ इनकी गहरी दुश्मनी है। ठीक है, ये पानी को अपने करीब नहीं आने देते, ना उनके अंदर घुलते मिलते हैं, दूर दूर रहते हैं उनसे। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन फिर सॉल्युबल किसमें है? दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स like benzene, like ether, like chloroform, like alcohols, clear? Like acetone. So these are the organic solvents in which they can be dissolved. Clear? So they are insoluble in water usually. Now, just students एक बात आपने पढ़ी कि carbohydrates they are the instant source of energy. हम जैसे कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं हमें फौरी तौर पर एनर्जी मिल जाती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स आपने लिपिड्स में एक बात पढ़ी कि लिपिड्स जो होते हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। सो दे स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन देम एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि अगर हमारे पास 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है और 6 ही कार्बन वाला अगर हमारे पास कोई लिपिड है, तो लिपिड के अंदर वो जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट विल बी डबल ऑफ दैट वेरी कार्बोहाइड्रेट। तो फिर यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, अगर इनके अंदर जो है वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो रहा है तो फिर हम इन्हीं को क्यों नहीं इस्तेमाल करते एनर्जी सोर्स के लिए? तो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने ये जो हमारी मशीनरी बनाई है ना, ये बेसिकली इट्स जस्ट लाइक जैसे कि जो एक पेट्रोल इंजन होता है वो डीजल पे नहीं चलता, जो डीजल इंजन होता है वो पेट्रोल डालने से नहीं चलता। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो इंजन अल्लाह ताला ने बनाया है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको आमतौर पर एंड मोस्टली इट यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडाइज करवाकर और उससे एटीपी वगैरह और हीट वगैरह बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको लिपिड से बनवानी है एनर्जी, तो फिर क्या किया जाएगा? हाँ, वो सहूलत दी है अल्लाह ताला ने हमें, ऐसा नहीं है वी आर द बेस्ट क्रिएशन। सो अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनका लेवल डाउन हो रहा है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है? इट शिफ्ट्स टुवर्ड द फैट मेटाबॉलिज्म। वो क्या करेगी? फैट्स को कन्वर्ट करेगी इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और फिर उससे आगे सर्कल चलाएगी, वहां से एनर्जी हासिल करेगी, क्लियर? या फिर उनको आगे कन्वर्ट करेगी ऐसे कंपाउंड्स में जो कि एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में हमें मदद दे सकते हैं, क्लियर? तो आइए चलते हैं। सो they store double amount of energy as compared to the same amount of carbohydrates. So here is, they store double amount of energy, clear? Double amount of energy as compared to same amount of any carbohydrate. The reason is, there are two reasons. Reason is here, dear student, कि number one, high carbon hydrogen ratio, कि लिपिड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा होती है। आपने पढ़ा था कार्बन के टॉपिक में कि कार्बन हाइड्रोजन दैट इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। जब ये बॉन्ड बनता है तो एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे, उतनी ही ज्यादा वो एनर्जी को रिलीज करेगा, क्लियर? तो चूंकि इनके अंदर, इट्स अ वेरी गुड लॉजिक कि क्यों इनके अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है, बिकॉज दे हैव हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की रेशियो बहुत ज्यादा है। एंड अनदर थिंग, लो ऑक्सीजन प्रोपोर्शन, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कम है। आप देखें जरा, जैसे कि हम बात करें ग्लूकोज की C6H12O6 यानी हेक्सोसिस, तो 6 कार्बन और उतने ही ऑक्सीजन 6। अगर हम बात करें पेंटोसिस की, 5 कार्बन और 5 ही ऑक्सीजन। अगर हम बात करें लाइक डाइसैकराइड्स की, ठीक है, तो 12 कार्बन और 11 ऑक्सीजन। सो तकरीबन बराबर काम चल रहा है। लेकिन यहां पर हम फैट्स में देखेंगे, लिपिड्स में देखेंगे कि डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो कार्बन की निस्बत ऑक्सीजन की जो रेशियो है, कार्बन और हाइड्रोजन की निस्बत, वो बहुत माइन्यूट सी है। लेट्स हैव a very simple example, ट्राइस्टीयरिन। इसको एग्जांपल के लिए एमसीक्यू के लिए नोट कर लीजिए प्लीज। ट्राइस्टीयरिन ये सिंपल लिपिड है, और इस सिंपल लिपिड की जरा कंडीशन चेक कीजिए। इसमें कार्बन है 57, हाइड्रोजन है 110, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? जस्ट 6। तो 57 कार्बन और 110 हाइड्रोजन, और यहां पर ऑक्सीजन कितने? सिर्फ 6। सो दैट इज द रीजन दे हैव लो ऑक्सीजन प्रोपोर्शन एंड हाई कार्बन हाइड्रोजन ratio, clear? So that is the main reason they store double amount of energy as compared to the same amount of any carbohydrate, clear? तो ये चीज ज़हन में रखनी है। इसके अलावा they are hydrophobic, hydro means water, phobic, phobia means fear मतलब खौफ। इनको पानी से खौफ आता है, इनकी उनसे नहीं बनती है, तो ये कभी भी पानी को अपने करीब नहीं आने देते या पानी के अंदर हल नहीं होते। So they are hydrophobic nature। अच्छा, इसका फायदा क्या है? नुकसान नहीं है, इसका हमें फायदा है। फायदा क्या हुआ डियर स्टूडेंट? अगर ये भी पानी के अंदर हल हो जाए, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड बाइलेयर, याद है आपको? लिपिड बाइलेयर। तो बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, प्लाज्मा, तो उसमें क्या है? 90% और 55% दैट इज वाटर, तो वो उसमें हल होगी। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हल हो गई तो सेल के अंदर जो कुछ है वो तो क्या बाहर, मतलब देयर इज नो मोर सेल। सो दैट इज अ गुड प्रॉब्लम, अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं होने दिया। तो अल्लाह ताला ने लिपिड्स को बनाया हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से दे आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, क्लियर? सो हाइड्रोफोबिक इन नेचर मेक्स देम बेस्ट सुटेड टू बी अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्लियर? ऑल ऑफ देम द सेम नेम्स। सो किस प्रॉपर्टी की वजह से, किस नेचर की वजह से ये सेलुलर मेम्ब्रेन्स का हिस्सा है? ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक नेचर। मार्क इट फॉर एमसीक्यू। ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक नेचर दे आर द पार्ट ऑफ और दे आर अ कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब यहां पर कुछ हम इनकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कोट करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कौन से लिपिड्स हैं जो कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन है? आप पढ़ चुके हैं, आगे चलकर आपको डिटेल से बताया भी जाएगा। सो फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, याद है आपको? ठीक है, सो लाइक दिस, ये वाला स्ट्रक्चर याद है आपको? सो दैट इज अ फॉस्फोलिपिड, ठीक है, और इसके अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल, like this. So this is cholesterol which is embedded in the lipid bilayer, so making the plasma membrane, clear? And energy stores, energy store के हवाले से देखेंगे तो कौन से फैट्स एनर्जी स्टोर्स हैं? they are the triglycerides अभी चल के डिस्कस करता हूं आपसे। ट्राइग्लिसराइड्स को TGs भी कहते हैं हम। अच्छा डिस्टोर्स, किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो ट्राइग्लिसराइड से एनर्जी हासिल करती है? जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं, एक प्रोसेस होता है लाइपोलाइसिस। लाइपो मींस
lipid. Lysis means breakdown. So it is the process of breakdown of lipids, lipolysis. तो ट्राइग्लिसराइड्स की होगी lipolysis, hydrolysis. उससे बनेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, आमतौर पर जिससे लिपिड्स बनते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. अब ये जो फैटी एसिड बने हैं, इनकी होगी ऑक्सीडेशन. स्पेसिफिकली टॉकिंग, वी कॉल देम एज बीटा ऑक्सीडेशन. इसकी ऑक्सीडेशन होगी और इनको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू एसिटाइल CoA. याद है आपको बायोएनर्जेटिक्स, एसिटाइल CoA. और इस एसिटाइल CoA को फिर एंटर करवा दिया जाएगा क्रेब्स साइकिल में. फिर क्रेब्स साइकिल जब चलता है तो आपको पता है कि उसमें 3 NADH, ठीक है, और एक FADH2 और एक ATP. सो एनर्जी इज फॉर्म्ड. सो दिस इज हाउ दे आर द एनर्जी स्टोर्स. जरूरत पड़ने पर इनको तोड़कर क्रेब्स साइकिल में एंटर करवाकर और फिर इनसे एनर्जी हासिल की जा सकती है. इसी तरह से कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, द हार्मोन ऑफ in the females especially, which is used to maintain especially primarily the female secondary sexual characteristics as well as the menstrual cycle. Progesterone, that is the hormone of pregnancy. It is the hormone required to maintain the pregnancy. Testosterone, the hormone of maleness. And corticosteroids, which are secreted from the adrenal cortex. Clear? So these are few examples of steroid hormones which are derived from lipids. इसी तरह से वाटर प्रूफिंग भी इन्हीं का काम है, जैसे कि वैक्स और ऑयल्स, ये वाटर प्रूफिंग मटेरियल होते हैं. इसी तरह से इंसुलेशन, आपको याद है चैप्टर नंबर 15 आपने पढ़ा सेकेंड ईयर के अंदर, और उसमें आपने पढ़ा था थर्मोरेगुलेशन, और थर्मोरेगुलेशन में फिर आपने वो इंसुलेशन इन कोल्ड एनवायरनमेंट, याद होगा. तो हमारी स्किन के नीचे एक लिपिड्स की लेयर होती है, उसे हम कहते हैं सब डर्मल फैट. सब मींस बिलो, डर्म मींस स्किन. तो हमारी स्किन के नीचे जो लेयर्स होती हैं उनमें फैट होती हैं. वो फैट क्या करती है कि अंदर की जो हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देती. तो सर्दियों में हमें ये हेल्पफुल है. नाउ द बुयांसी क्या होती है, किसी भी फ्लूइड के अंदर जब कुछ चीज फेंकें तो क्या करती है, उसको वो चीज उसमें फ्लोट करती है या उसको अपथ्रस्ट के जरिए बाहर फेंकने की कोशिश करता है. दैट इज बुयांसी. ठीक है, तो आमतौर पर उसको फ्लोट करने की परमिशन, दैट इज बुयांसी. तो लिपिड्स बुयांसी भी प्रोवाइड करते हैं. किस तरह से, आपने पढ़ा था कि जो चैप्टर नंबर 15 के अंदर कि जो बोनी फिशेस होती हैं, जो डीप सी फिशेस होती हैं, दे हैव गॉट स्विम ब्लैडर. अब वो स्विम ब्लैडर जो है, इट इज मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इट इज रिच इन हाई लिपिड्स. ठीक है, ये लिपिड्स में रिच होता है. तो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो स्विम ब्लैडर की, दैट इज मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और वो इनको हेल्प करती है in going deep down to the seas or coming up to the seas by changing the specific gravity of the bladder. Now, here are some classes of lipids: acylglycerols, waxes, phospholipids, terpenoids, glycolipids, sphingolipids, prostaglandins. So all these are the classes of the lipids. तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, that is acylglycerol. So पहली बात तो याद रखें, the most abundant lipids and most common also. Most abundant and most common the lipids in human body. हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे कॉमन और एबंडेंट लिपिड्स होते हैं, दे आर acylglycerols. फिर तो acylglycerol है क्या? इट इज एन एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल with a fatty acid. Clear? With an acid. Clear? Glycerol and fatty acid. अब एस्टर क्या चीज है? What is an ester? एस्टर एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन एन अल्कोहल एंड एन एसिड. तो इसमें डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है, वाटर रिमूव होता है, और both the alcohols and the acids they get attached with each other, forming a compound which is called as an ester. So here is an example. So compounds produced as a result of dehydration synthesis of alcohol and an acid. ठीक है, so here is example: ethyl alcohol and acetic acid. सबसे सादा सा जो फैटी एसिड है. सो यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ से वाटर रिमूव हुआ from H and OH. क्लियर? और इसी तरह से ये वाटर रिमूव हुआ, अब अल्कोहलिक ग्रुप रिमूव होगा तो इथाइल, इट रिमेंस इथाइल, और एसिटिक एसिड का जब यहाँ से ये H रिमूव होगा तो इट विल बिकम एसिटेट. नाउ इथाइल एसिटेट, दैट इज एन एस्टर प्लस वाटर मॉलिक्यूल. अब स्टूडेंट्स हम बात करें कि जो एस्टर्स, जो acylglycerols हैं, दे आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. तो पहले डिस्कस करते हैं ग्लिसरॉल को. तो ग्लिसरॉल जब एक फैटी एसिड के साथ कंबाइन करती है, और ग्लिसरॉल का आपको पता है ये 3 कार्बन वाली अल्कोहल है और इसके साथ 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, OH ग्रुप्स लगे हुए हैं. अगर उनमें से एक OH ग्रुप के साथ, एक ग्लिसरॉल के एक OH ग्रुप के साथ एक फैटी एसिड अटैच हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड एज मोनोग्लिसराइड. उसको मोनोग्लिसराइड कहेंगे. और अगर ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड्स अटैच हो जाए तो इट विल बी कॉल्ड डाइग्लिसराइड. और अगर ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स अटैच हो जाए तो इट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड, जिसको कहते हैं ट्राई एसाइलग्लिसरॉल, जिसको कहते हैं TGs, या इनको कहते हैं न्यूट्रल लिपिड्स. ये सारे इसी के नाम है, ट्राइग्लिसराइड्स के. ठीक है, अब इनको न्यूट्रल लिपिड्स क्यों कहा जाता है? एक छोटी सी मिसाल देता हूं. जैसे कि यहां पर देखिएगा, दिस इज एन
दिस इज ग्लिसरॉल, ये सादा सी अल्कोहल, 3 कार्बन वाली, 3 इसके साथ OH ग्रुप्स। तो ये OH का आपको पता है ना, इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अल्कोहल OH आयंस दे हैव गॉट नेगेटिव चार्ज। तो आमतौर पर जो ग्लिसरॉल होते हैं दे हैव गॉट नेगेटिव चार्ज। तो जब एक अटैच हुआ, बाकी 2 हैं, फिर 2 अटैच हुए, 3 अटैच हुए, अब 3 के 3 OH जिनके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज था, वो तीनों के तीनों जब ऑक्यूपाई हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज खत्म, नाउ इट बिकम्स न्यूट्रल। सो दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज neutral lipids. So here is an example. So glycerol plus 3 fatty acids, ये 3 fatty acids हैं, 1 2 3। तो याद रखिएगा, अल्कोहल का OH और फैटी एसिड का H ये आपस में रिएक्ट करेंगे एंड द वाटर इज लाइब्रेटेड, ठीक है, वाटर वहां से रिमूव हो जाएगा। तो वाटर रिमूव होगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बनेगा। वाटर के रिमूव होने को कहते हैं डिहाइड्रेशन और इनका आपस में बॉन्ड बनने को कहते हैं सिंथेसिस। सो दिस इज अ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन। याद है आपको, हमने पढ़ा था in the initial lectures of this topic. So here is, तो एक यहां से वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, ये तीनों फैटी एसिड्स ये इस 3 कार्बन वाले ग्लिसरॉल के साथ अटैच्ड। नाउ द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ट्राइइसाइल ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड, क्लियर, और न्यूट्रल लिपिड प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स ऑफ फैटी एसिड्स, तो फैटी एसिड्स के हवाले से याद रखना है कि देयर आर अबाउट 30 डिफरेंट कैटेगरीज और काइंड्स ऑफ फैटी एसिड्स। 30, याद रखना, अबाउट 30 डिफरेंट फैटी एसिड्स आर फाउंड। इनकी जो लेंथ होती है दैट इज वेरिएबल। इनकी जो लेंथ होती है दैट इज वेरिएबल बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे हैव। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दे हैव एट लीस्ट 2 कार्बन्स एंड मैक्सिमम अप टू 30 कार्बन्स। कम से कम 2 कार्बन होंगे किसी भी फैटी एसिड में और ज्यादा से ज्यादा 23। जैसे कि अब याद रखना आपने कि ये कुछ बहुत अहम MCQs हैं रिलेटेड टू आवर एंटी टेस्ट। सो एसिटिक एसिड जो कि 2 कार्बन वाला फैटी एसिड है और ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन वाला ब्यूटारिक एसिड है, they are simplest fatty acids, याद रखना है। so simplest fatty acids are acetic acid and butyric acid. palmitic acid 16 carbon and stearic acid 18 carbon fatty acid है और इनकी इंपॉर्टेंस याद रखनी है। they are most common fatty acids, most common important MCQ, ठीक है। so most common fatty acids are palmitic acid and stearic acid, clear। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज, इनकी 3 चीजें नंबर ऑफ कार्बन एटम, आमतौर पर 3 चीजें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से बढ़ेंगी और कम होने से कम होंगी, क्लियर। मतलब सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड देयर हाइड्रोफोबिक नेचर। ये तीनों चीजें कौन कौन सी, सॉल्युबिलिटी, नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट्स, नंबर 3 हाइड्रोफोबिक नेचर। ये तीनों इंक्रीज इन कार्बन नंबर, दीज प्रॉपर्टीज विल बी इंक्रीज्ड। मतलब कार्बन नंबर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने से कार्बन नंबर इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, कार्बन नंबर बढ़ने से उनकी हाइड्रोफोबिक नेचर, जो पानी से जो खौफ है, दैट इज इंक्रीज्ड, क्लियर। ये 3 चीजें। सो दीज 3 थिंग्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं वो 2 तरह के हैं। एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स उनको कहा जाता है जिनमें सिंगल बॉन्ड है और कार्बन की जो चारों वैलेंसीज है वो सेटिस्फाइड है। देयर इज नो मोर स्पेस फॉर इवन अ सिंगल मोर एटम, ठीक है। कार्बन की चारों वैलेंसीज दे आर फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड, सो ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज between them, so they are called as saturated fatty acids, ठीक है। saturated fatty acids की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, याद रखनी है। they have maximum number of hydrogen atoms in them, अभी हम देखेंगे इनके फार्मूलाज में। they are solid at room temperature, याद रखना है, ठीक है। और their melting points are higher as comparatively to the other unsaturated fatty acids, and they are common in animal lipids. Animal lipids होते हैं उनको हम fats कहते हैं, and they are straight chain in animals. और जो दूसरी कैटेगरी है फैटी एसिड्स की, दूसरी टाइप है, दैट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेट का मतलब कि उनके अंदर गुंजाइश है, अभी भी कोई एक आधा एटम की गुंजाइश है कि उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, लाइक दिस, और इसमें जो हाइड्रोजन है वो फुली, यानी कि वो बॉन्डेड नहीं है। सो दे हैव गॉट डबल बॉन्ड्स, पहली बात, सिंगल प्लस डबल बॉन्ड्स, नो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड की भी तादाद है, मखसूस तादाद है, कम से कम 1 डबल बॉन्ड हो और ज्यादा से ज्यादा 6 होंगे तो तब वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। 6 से ज्यादा हो जाए दैट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर देम, ठीक है। और दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, दे आर सॉलिड, सो दे आर लिक्विड, और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हायर, दे है मेल्टिंग पॉइंट्स लोअर। दे आर कॉमन इन एनिमल लिपिड्स, दे आर कॉमन इन प्लांट लिपिड्स। एनिमल लिपिड्स को हम फैट्स कहते हैं, प्लांट लिपिड्स को हम जनरली ऑयल्स कहते हैं। एनिमल्स के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं यूजुअली दे आर स्ट्रेट चेन, व्हाइल इन द प्लांट्स दे आर ब्रांच्ड और रिंग्ड स्ट्रक्चर। याद रखना, ये इनकी बेसिक कंपैरिजन। अब आते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स की तरफ। सो लेट्स सी। सो हियर इज द वेरी simplest fatty acid, that is acetic acid. So as you can see, so carbon number 1, carbon number 2, 2 कार्बन वाला acetic acid, CH3COOH, clear। butyric acid, so 4 कार्बन, 1 2
3 and 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ये फैटी एसिड है। सो 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटारिक एसिड कहते हैं। और फिर उसके बाद पाल्मेटिक एसिड इट इज, हमने अभी बात की थी 16 कार्बन है, सो CH3 and 14 CH2 ग्रुप्स, और फिर उसके टर्मिनल जो है वो COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। सो दिस इज द पाल्मेटिक एसिड। और ये 16 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, ये 4 कार्बन, ये 2 कार्बन। और इसी तरह से एक 18 कार्बन कंपाउंड भी मौजूद है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, दैट इज कॉल्ड स्टीयरिक एसिड। ये मैंने इसलिए इसकी बाउंड्री बनाई सैचुरेटेड। तो ये 4 एग्जांपल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट देखें जरा कि ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन बना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद पाल्मेटिक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, +63.1 डिग्री सेल्सियस। तो कार्बन नंबर यहाँ पे 4 था, कार्बन नंबर यहाँ पे 16। तो हमने बात की थी कि कार्बन नंबर इंक्रीज करने से इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज करेंगे। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी, मतलब कि ये जो पाल्मेटिक एसिड है इट इज मोर सॉल्युबल देन द ब्यूटारिक एसिड। इसी तरह से देखिए स्टीयरिक एसिड, ये 18 कार्बन फैटी एसिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है +70 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा और दूसरे नंबर पर इसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा, और ये ज्यादा हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा। क्लियर? सो दीज आर द 4 एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब आइए जरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल्स पे। तो 2 हमारे कोर्स में शामिल हैं। नंबर 1 इज ओलिक एसिड, जो कि ऑलिव ऑयल्स में पाया जाता है, ऑलिव ऑयल के अंदर, और दूसरा है हमारे पास लिनोलिक एसिड, जो कि वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर आमतौर पर पाया जाता है। सो हियर इज, इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना, जो कि एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही 18 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन ये दोनों अनसैचुरेटेड है। ये भी 18 कार्बन कंपाउंड है लेकिन ये सैचुरेटेड है। स्टीयरिक एसिड इज सैचुरेटेड। ये दोनों क्या है, दोनों ही 18 कार्बन लेकिन अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं, जिसमें कम से कम 1 डबल बॉन्ड हो और मैक्सिमम 6। तो आइए इनमें डिफरेंस देखते हैं। तो यहां पर यू कैन सी ये हमारे पास जो है ओलिक एसिड, सो दिस इज कार्बन नंबर 1, और उसके बाद साथ ये CH2 ग्रुप्स, यानी 1 + 7 8। फिर उसके बाद कार्बन नंबर 9 और 10, इनके दरमियान क्या मौजूद है, 1 डबल बॉन्ड। ये याद रख लो, कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान क्या है, 1 डबल बॉन्ड। और फिर उसके बाद साथ जो है CH2 ग्रुप्स और टर्मिनल CH3। सो 1 + 7 8 8 9 10 10 और 7 17 और ये 18। सो इसमें 1 डबल बॉन्ड, ओलिक एसिड। मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। अब आगे जरा नीचे, लिनोलिक एसिड, जो कि आमतौर पर वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है। सो इट इज ऑल्सो 18 कार्बन कंपाउंड, लेकिन डिफरेंस यह है कि इसके अंदर दो डबल बॉन्ड्स। नंबर 1 ये देखिएगा, दिस इज कार्बन नंबर 1 और साथ ये 8 9 एंड 10, 9वीं और 10वीं के ऊपर मौजूद है 1 डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 9 और 10 पे। और फिर उसके बाद ये 11, फिर ये 12 और ये 13। 12 और 13 के दरमियान भी मौजूद है डबल बॉन्ड, ठीक है, ये 2 डबल बॉन्ड, एक 9 और 10 के दरमियान और एक 12 और 13 के दरमियान। फिर उसके बाद 4 ये 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों में, और इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें, दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस। हमने बात की कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हायर होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं। तो आपके सामने ये देख सकते हैं आप, ये सैचुरेटेड है +63 एंड +70, जबकि यहाँ पर देखिए 4 डिग्री सेल्सियस एंड -4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन देम। एक और चीज याद रखनी है कि फैट्स और ऑयल्स दे आर लाइटर देन वाटर। इसलिए जब भी आप पानी के अंदर ऑयल फेंकें, मक्खन फेंकें या कोई चर्बी फेंकें, तो क्या होता है, वो पानी के अंदर डूबती नहीं है। पहली बात, पानी के साथ वो मिक्स नहीं हो जाती क्योंकि हाइड्रोफोबिक है। फिर क्या होता है, वो पानी के ऊपर तैरते रहे, ठीक है, दे यूज टू फ्लोट ऑन द above the water, ठीक है, पानी के ऊपर वो तैर रहे होते हैं क्योंकि दे आर लाइटर। रीजन इज देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो फैट्स और ऑयल्स यानी कि लिपिड्स दे हैव द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.8, जबकि पानी की होती है 1.0। तो इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू द वाटर। सो दैट इज द रीजन ये इसके ऊपर फ्लोट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब आइए जरा फॉस्फोलिपिड्स। सो फॉस्फोलिपिड्स दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फैटिडिक एसिड। किसके डेरिवेटिव्स हैं? फॉस्फैटिडिक एसिड। और फॉस्फैटिडिक एसिड किससे बनता है? 3 चीजों से, 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स और 1 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ग्लिसरॉल हमने पढ़ी 3 कार्बन वाली, सबसे ज्यादा वो हमने डिस्कस किया था इससे पिछले स्लाइड के अंदर। 3 कार्बन, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये अल्कोहल, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, और 2 फैटी एसिड्स हैं इसके पास, और 1 फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। क्लियर? तो ये तो सिर्फ हमने कंपोजिशन में बात की फॉस्फैटिडिक एसिड की, ये जबकि फॉस्फोलिपिड्स ये उनके डेरिवेटिव्स हैं। फॉस्फैटिडिक एसिड के डेरिवेटिव्स मतलब फॉस्फैटिडिक एसिड प्लस द डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स में 4 हैं इसमें, याद रखना। एक कोलिन की जो नेचर है दैट इज अ नाइट्रोजनस बेस। इथेनोलामीन, इथेनोल मतलब ओल मतलब अल्कोहल, अमीन मतलब अमाइनो एसिड, सो इट इज एन अमाइनो अल्कोहल। इथेनोलामीन इज an amino alcohol. N-ositol, ol, it is also
एन अमाइनो अल्कोहल, एंड सीरीन आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज एन अमाइनो एसिड। तो ये 4 डेरिवेटिव्स इसके साथ अटैच होते हैं तीसरी कार्बन पे। पहली 2 कार्बन जो होती हैं उनके साथ अटैच हैं 2 फैटी एसिड्स, और तीसरी कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड के साथ ये अटैच होता है। इन तीनों में से कोई एक, तो वो बन जाता है आफ्टर देयर अटैचमेंट द फॉस्फोलिपिड। तो यहां पर जनरल फार्मूला देख लीजिए जरा, जनरल स्ट्रक्चर इसका फॉस्फेटिक एसिड का। सो दिस इज अल्कोहल, दिस इज ग्लिसरॉल, ये 3 कार्बन, पहली 2 कार्बन पे COR, दिस इज फैटी एसिड, दिस इज अगेन फैटी एसिड, यहाँ पर 1 प्राइम, यहाँ पर 2 प्राइम, मतलब ये पहला फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड। तो एसिड कितने फैटी एसिड्स हैं? 2। कौन कौन सी कार्बन पे? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, पहली 2 कार्बन पे 2 फैटी एसिड्स। हमने इससे पहले ये पढ़ा कि अगर ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड्स अटैच हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं हम? डाइग्लिसराइड। याद आया आपको? डाइग्लिसराइड। सो इट इज सिमिलर टू डाइग्लिसराइड, याद रखना है इसका, ठीक है? इट इज सिमिलर टू डाइग्लिसराइड, दिस स्ट्रक्चर, यानी कि ये वाला जो फॉस्फेटिक एसिड में। और फिर उसके बाद इसकी 3rd कार्बन के साथ अटैच है फॉस्फोरिक एसिड, इसके साथ बॉन्डेड है। अब इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ लेट्स सपोज कि हम कोलिन को ऐड कर लेते हैं। लेट्स ऐड द कोलिन। सो कोलिन CH2OH, तो यहां से ये H और उसका OH मिलके यहां से रिमूव होंगे। सो हियर इज O, CH2, CH2 and N, CH3 whole thrice. So this is only the formula of choline. This is choline. इतना फॉर्मूला क्या था? फॉस्फेटिक एसिड। फॉस्फेटिक एसिड से टर्मिनल हाइड्रोजन क्या आपको याद है? मीथेन, CH4। तो इसे मीथेन कहते हैं। इसका एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाए तो क्या बच जाता है? CH3। तो जब CH3 होगा तो इसे हम कहेंगे मीथेन से मिथाइल। इसी तरह से ये फॉस्फेटिक एसिड है। जब इसका जो एक यहां से फॉस्फोरिक एसिड वाला हाइड्रोजन गया तो अब ये कहलाएगा फॉस्फेटिडाइल, और साथ ही में क्या अटैच है? कोलिन। नाउ इट बिकम्स collectively it becomes phosphatidyl choline, phosphatidyl choline। और इसका कॉमन नेम जरूर याद रखना है, इसको कॉमन नेम जरूर याद रखना है, इट्स लेसिथिन। इसको हम लेसिथिन भी कहते हैं, क्लियर? और याद रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है द फॉस्फेटिक, अब ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा फॉस्फोलिपिड। इतना फॉस्फेटिक एसिड था, कोलिन को ऐड किया तो बन गया फॉस्फोलिपिड। सो फॉस्फोलिपिड के ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, दैट इज फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जिसको हम कहते हैं लेसिथिन, क्लियर? सो इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से याद रखना है कि दे आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडीज सेल्स। सेल में कहां पर है? इन द मेम्ब्रेन्स, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसकी ये वाली डायग्राम, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फॉस्फेटिडाइल कोलिन की। ये मेरे पास 2 डायग्राम्स हैं, दोनों को ही समझिए। सो दिस वन इज एज इट इज गिवन इन आवर बुक, जैसे हेड बना हुआ है, उसके साथ ये नीचे टेल बनी हुई है। सो दिस इज टेल एंड दिस इज कॉल्ड एज हेड, ये ऊपर वाला हेड रीजन और ये वाला टेल रीजन, ठीक है? सो जो हेड है ये पोलर है और ये फॉस्फेट कंटेनिंग रीजन है, ठीक है? यहां पर देखिएगा जरा, इसको मैंने दूसरे तरीके से अरेंज किया है। सो दिस इज कोलिन, सबसे पहले ऊपर कोलिन, कोलिन के साथ अटैच है फॉस्फेट, ठीक है? याद होगा आपको, अभी हमने बनाया था। और फॉस्फेट के साथ ये किसके साथ अटैच है? ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है? और ग्लिसरॉल के 3rd कार्बन पे ये अटैच, और 2 कार्बन के साथ क्या अटैच है? ग्लिसरॉल के फैटी एसिड्स। तो ये एक चेन यहाँ पर जैसे कि आपको नजर है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म SFA, सैचुरेटेड फैटी एसिड की, और ये दूसरी चेन है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। और यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में यहाँ पर देखिए कि बेंड है, ये बेंड किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मौजूद है, क्लियर? तो ये टेल रीजन, ये नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक एंड है, ठीक है? इसको टेल एंड भी कहते हैं। ये फैटी एसिड कंटेनिंग रीजन है। इस रीजन में जैसे आपको नजर आ रहा है ये फैटी एसिड्स है, ये 2 फैटी एसिड्स, यहाँ पर भी 2 फैटी एसिड्स, क्लियर? सो दिस इज द टेल रीजन, और इसको हम टेल रीजन या नॉन पोलर भी कहते हैं। और इससे देखकर आपको कोई स्ट्रक्चर याद आया? लिपिड बाइलर स्ट्रक्चर याद है आपको? इस तरह से होपफुली आपको याद आ गया। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो इस तरह से थी, उसमें लिपिड बाइलर स्ट्रक्चर। तो ये एक्चुअली यही चीज है, ठीक है? यही चीज है, या ये यही चीज है। सो दिस इज लिपिड बाइलेयर। तो मतलब ये जो लेसिथिन है या फिर ये वाला जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, सो दैट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर लिपिड बाइलेयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।